नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कितनी अजीब बात है, जब जब भारत और पाकिस्तान के सामने दोस्ती की स्थिति आती है, दोनों मुल्क एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश के लिए किया जाता है। और इसी कड़ी में पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमलों को जोड़कर देखा जा सकता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा हो तो पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए या फिर नहीं? आज इसी पर होगी चर्चा न्यूज लाइन में। पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमलों ने केंद्र की मोदी सरकार के सामने बड़ी असहज स्थिति पैदा कर दी है, और वो ये कि पाकिस्तान के साथ वार्ता की जाए या फिर नहीं। क्योंकि पीएम मोदी की पाकिस्तान यात्रा के बाद पठानकोट में हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी पर हम न्यूज लाइन में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमलों में सोमवार को उस वक्त नया मोड़ आया जब 2 और आतंकियों के शव मिले। हालांकि इस हमले में 7 जवान भी शहीद हो गए और 20 से ज्यादा जवान घायल हो गए। इस हमले में एनएसजी के एक कर्नल की भी शहादत हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक हम अपने जवानों की बलि देते रहेंगे और पाकिस्तान से अच्छे रिश्तों की वकालत करते रहेंगे। अब जरा पठानकोट में हुए आतंकी हमलों पर नजर डालें तो तस्वीर का वो रुख नजर आएगा जो बड़ा दर्दनाक है। जी हाँ, ये तस्वीर है लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। आतंकियों के एक बम को डिफ्यूज करते वक्त निरंजन कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए और इस दुनिया को कह गए अलविदा। तो वहीं हवलदार कुलवंत सिंह कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आए हुए थे और 29 दिसंबर को अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के बाद वापस एयरफोर्स स्टेशन गए थे। 28 दिसंबर की रात कुलवंत की घर पर बिताई आखिरी रात थी। जाहिर सी बात है, ऐसे में अब सरकार सवालों के घेरे में है और घेरे में है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस हमले से कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी अपने समकक्ष नवाज शरीफ को जन्मदिन की मुबारकबाद देने पाकिस्तान पहुंच गए थे। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर रहा। लेकिन इन तमाम कवायदों को दरकिनार करके आगे देखने की कोशिश की जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया। बहरहाल पठानकोट में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो न्यूज लाइन में आज मसला यही है, चर्चा इसी पर है, सोच और बहस का विषय भी यही है। असल में सोचना इसलिए पड़ रहा है, चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि देश में ये जो आतंकी वारदातें हैं, इनका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं तो इन पर कोई विराम लगे, कहीं तो कहीं चीजें रुकें, इसकी पूरी कोशिश सरकारों की तरफ से अक्सर होती रही। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये महज कोशिशें भर रही, ये कामयाब नहीं हो पाई। क्या ऐसी कमी रह गई, कहां चूक हो गई, कहां कोताही और कैसी लापरवाही, इसी पर बातचीत होगी हमारे खास मेहमानों के साथ। संजय अग्रवाल साहब बीजेपी से हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं चर्चा में, और साथ ही चैनल 1 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर इरफान शेख साहब हमारे साथ हैं। इरफान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संजय अग्रवाल जी, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसकी अभी केंद्र में सरकार भी है, पंजाब में भी आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है, वहां पर भी आप लोगों का अलायंस है, और चीजें जिस तरीके से रिपीटेडली हो रही हैं, चाहे हम वो देश के बाकी हिस्सों की बात करें या पंजाब की बात करें जहां हाल में पठानकोट में घटनाएं घटी, विपक्ष अब ये कह रहा है कि केंद्र की सरकार के पास इसे लेकर कोई पॉलिसी ही नहीं थी और राज्य को इस मसले पर ज्यादा कुछ करने का हक नहीं है। वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, अपनी बाउंड्री के अंदर चीजें मेंटेन कर सकता है, लेकिन ये एक बड़ा मसला है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाना चाहिए था। केंद्र सरकार ये करने में नाकामयाब है, लेकिन जब उसे अपनी तारीफों के पुल बंधवाने होते हैं तो वो अपनी कई नीतियों की बस घोषणा भर कर देती है। देखिए, इसमें मेरा तो इस विषय पर ये कहना है, सबसे पहले तो मैं जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, मैं इनके विषय भी कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुद को दुख हुआ है और मेरी पर्सनल अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इनको श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। हमारे
वीर जो शहीद हुए हैं, इनकी कुर्बानियां कभी बर्बाद नहीं जाएंगी। बाकी इस विषय पे जो राजनीति है उस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूं। जी। अभी पूर्व में ही आपके यहाँ मैं एक शो में रघुवंशी जी के साथ में था जी। उस दिन भी पाकिस्तान के विषय पे हमारी चर्चा हुई थी कि मोदी जी पाकिस्तान क्यों चले गए अचानक मिलने के लिए नवाज शरीफ से। देख, किसी भी मुल्क के लिए सबसे अच्छा होता है पड़ोसी मुल्कों के लिए कि पड़ोसी मुल्क से, अगर चाहे मुल्क हो, चाहे आपके घर के सामने वाला पड़ोसी हो, बगल का पड़ोसी हो, पड़ोसियों के लिए हमेशा अच्छा होता है कि अगर पड़ोसी से प्रेम है तो रहने का मजा आता है, जीवन अच्छा कटता है, विकास हो सकता है, विस्तार हो सकता है, संबंधों से, सकारात्मकता से बहुत कुछ हो सकता है। उसी क्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है बहुत अच्छा रहे। जी। सॉरी, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जो भी ये घटना घटी है, पाकिस्तान इसमें लिप्त है। आतंकवादियों के द्वारा ये घटना की गई है या चाहे पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा ये घटना की गई है, दोनों तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में जी। टेररिज्म की सरकार है। टेररिज्म ने कंट्रोल कर रखा है वहां की आर्मी को। इस विषय को, इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इस इंटरनेशनल रिलेशनशिप को हमें बड़ी गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि हमारे यहां पर भी काफी अच्छी संख्या में मुस्लिम भाई रहते हैं। जी। इसका सिर्फ यही, जैसे ये हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। आवेश में आकर हम पाकिस्तान पे अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन क्या अटैक ही हमारा एक रास्ता है? अटैक करना हमारा अंतिम रास्ता हो सकता है। हमारा जो पहले के रास्ते से ये आज का रास्ता है वो रास्ता नहीं है। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, पूरी हो जाने दीजिए बात को। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का कब्जा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि नवाज शरीफ से जो प्राइम मिनिस्टर से जो बात जोड़ना चाह रही हूं कि नवाज शरीफ भारत से, के अंदर तो आतंकवाद का कब्जा नहीं है ना, भारत के अंदर तो आतंकवादी सरकारें नहीं है ना। मेरा आपसे सवाल ही ये था संजय जी कि आपकी जो सरकार के केंद्र में वो इसको लेकर कोई ठोस पॉलिसी क्यों नहीं बना पा रही है? ठोस पॉलिसी बनाई है ना हमने। शुरुआत में अपनी बात आपने शुरू की और आपने कहा कि जो जवानों की जो ये शहीद हुए हैं वो जाया नहीं जाएगा, तो कितनी और कुर्बानी चाहिए? देखिए क्या है, कितनी कुर्बानियों के बाद ये कैलकुलेशन होगी? जब बड़ा युद्ध होता है, जब बड़ा युद्ध होगा, अगर पाकिस्तान पूरा मरेगा तो हमारे भी भारतवर्ष के कुछ सिपाही हमको शहीद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक अंतिम रास्ता नहीं है। भविष्य में अगर ऐसी, भगवान ना चाहे, ऐसी कभी परिस्थिति आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो भी करके दिखाएगी। लेकिन हमारे अभी प्रयास जारी है। हमारे प्रधानमंत्री आपस में चर्चा कर रहे हैं और वहां का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वो खुद कैप्चर है, पाकिस्तान खुद कैप्चर है आतंकवाद के हाथों, पाकिस्तान कैप्चर है वहां के सिस्टम के हाथों। नवाज शरीफ बेबस है। नवाज शरीफ अगर आज इस्तीफा देता है ना इस घटना के ऊपर, तो वहां पर मुशर्रफ जैसे आतंकवादी पुनः कब्जा कर लेंगे। आज की स्थिति यह है। फिर उस हिसाब से तो इस तरीके की सरकारों से दोस्ती का हाथ ही नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर अगर ये परसेप्शन है तो फिर तो जाना ही नहीं चाहिए, बढ़ना ही नहीं चाहिए। उसी का मैं सलूशन दे रहा हूं जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसका सलूशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना को पाकिस्तान स्वयं ले और हमारे द्वारा, अगर वो कमजोर है, हमारे द्वारा मदद लेकर के, हमसे मदद लेकर के, हमारे कमांडो फोर्सेस आर्मी की मदद लेकर के वहां के आतंकवादी कैंप्स को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे साथ मिलकर के प्रयास करें। इसके लिए हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप को हम लोग आगे बढ़ावा दे रहे हैं। ये आपका और आपकी पार्टी का परसेप्शन है। आरबी उपाध्याय और अगर ये चीज संभव नहीं हो पाई तो देर है, अंधेर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि स्थिति बनेगी तो अंतिम जो हमने बात कही कि अटैक करना पड़ेगा अपने जवानों की रक्षा के लिए, अपने पब्लिक की रक्षा करने के लिए, हम वो भी करेंगे। जी बता दूं, मुझे एक ट्वीट आया, लिखा था कि भाई मोदी जी ने जब इलेक्शन हो रहा था तो कहा था वो 2 कार्ड ले जाते हैं, हम 10 लाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा पार्टी लाइन से सबसे ऊपर उठ के सोचें कि मोदी जी को जो वोट दिया गया था वो सबक सिखाने के लिए दिया गया था या दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए दिया गया था। जैसा कि हमारे संजय भाई भी बता रहे थे कि भाई वहाँ सरकार, जब सरकार नाम की चीज नहीं है, वहाँ पर आतंकवादियों का अभी सब कुछ कब्जा है और वही गवर्नमेंट चला रहे, तो क्या जरूरत है नवाज शरीफ से हाथ मिलाने की, दोस्ती करने की? अगर भी आपको ये सब कुछ पता है, आप जो आप कह रहे हैं पार्टी लाइन पे आप ये कह रहे हैं, तो नहीं जाना चाहिए था वहां पर। और विगत में जो घटनाएं हुई हैं उनसे भी आपने कोई सबक नहीं लिया।
विगत में जब भी वहां भी शांति का हाथ हिंदुस्तान की तरफ से बढ़ाया गया जी, वंदना जी, आप देखेंगे उसका प्रतिफल हमेशा यही हुआ है कि कोई न कोई आतंकवादी घटना, कोई एक बड़ी घटना को अंजाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया है जी। तो ये एक्सपेक्टेड था कि भी मोदी जी की यात्रा वहां पर हुई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। और आप देखेंगे कि आतंकवादी संगठनों ने उसको पुरजोर एक्चुअल में हाफिज सईद ने तो पब्लिक मीटिंग में कहा था कि भी वो इस तरह से आना और ये सब, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा था हमको। तो ये बिल्कुल टोटल फेलियर है, चाहे भी आप संजय जी माने या न माने, इंटेलिजेंस इनपुट था आपके पास। इंटेलिजेंस इनपुट कहीं ना कहीं किसी उस पर आता है एक्चुअल में। उसके बाद एसएसपी की गाड़ी छीन ली गई जी, और एसएसपी की गाड़ी छीनने के बाद भी आप उन आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाए, कहीं कोई ट्रेस नहीं है, आपने रेड अलर्ट घोषित कर दिया। और दूसरा क्या है कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी। देखिए, मुझे नहीं कहना चाहिए कि हमारा भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या कुछ लोग कह रहे थे भी वो खत्म हो गया, 4 आतंकवादी मर गए, लेकिन दूसरे दिन वहां दोबारा से गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कमी एक्चुअल में यहाँ पर है। बीएसएफ वहां पर क्या कर रहा था, भी नाइट विजिलेंस आप कहते हैं, हमने एक बिल्कुल इक्विप्ड उनको किया हुआ है, वेल इक्विप्ड, और वो बॉर्डर सिक्योरिटी जिस समय भी वहां फिर कह रहे हैं कि भी ठीक है, राबी का उससे वहां से आप उसे आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि उस रास्ते से वहां से आए हैं आतंकवादी। तो कहीं ना कहीं कोई माने या न माने, ये बहुत बड़ा फेलियर है। हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी खामियां हैं, बड़े ब्लैक होल्स हैं, और हम एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। देखिए, सॉफ्ट टारगेट वंदना जी मैं क्यों कहूंगा उसको, मैं इसलिए कहता हूं सॉफ्ट टारगेट कि देखिए अमेरिका में एक हमला हुआ जी, एक आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को इतना टाइट कर दिया कि दूसरा हमला उस दिन के बाद रिपीट नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पंजाब में अभी हमला हुआ था जी, भाई आपने क्या मैनेज किया, आपने कुछ भी मैनेज नहीं किया, दोबारा से फिर वही हमला होता है। एयरवेज इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जब इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास था, सारी सूचनाएं आपके पास थी, और आप अपने देश के जो एक एयरपोर्ट का स्टेशन है उसकी हिफाजत के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया, यानी फिर भी वहां पर आतंकवादी। उपाध्याय साहब, आप कह रहे हैं टोटल फेलियर के, कोऑर्डिनेशन नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, और इन चीजों के अभाव में ये चीजें बार बार होती है और होती रहेंगी जब तक विल पावर जो गवर्नमेंट है वो इसे लेकर अपनी नहीं दिखाएंगी, जैसा आप जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे। बिल्कुल। और इसी बीच अनीस पाल जी हमारे साथ जुड़ गए थे, कांग्रेस नेता हैं। अनीस पाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनीस पाल जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं पठानकोट मसले पर की, और आपके आने से कुछ देर पहले की संजय जी हैं हमारे साथ बीजेपी से, उन्होंने कहा कि ये पूरी जिस तरीके से सरकार कोऑर्डिनेट कर रही है, हम नहीं चाहते युद्ध या इस तरीके की कोई स्थिति हो, हम तो चाहते हैं कि फ्रेंडशिप वाले रिलेशन हो, दोस्ती बनी रहे। हाँ, लेकिन इन चीजों से निपटने की तैयारी की जाएगी। आपको लगता है कि केंद्र की सरकार इस मसले पर कामयाब होगी या कामयाब है आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले तो जिन जवानों ने शहादत दी जी, जिन परिवारों ने शहादत सही, हम उनको नमन करते हैं अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। देखिए, संजय जी पीछे भी हमारे साथ थे, हमारे मित्र हैं। आज एक अजीब सा सवाल देखने को मिल रहा है। 56 इंच वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रिजल्ट कुछ और आते हैं। आज देखिए, मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी नहीं चाह रहे होंगे आतंकवाद खत्म हो, लेकिन नीति नहीं है। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय से इस देश की सेवा की है। मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरह वे बड़ी बड़ी बात करते हैं, नीति पर आकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात करें। आज ये हमला बीजेपी पे नहीं है, कांग्रेस पे नहीं है, देश पर है, और देश सबसे ऊपर होता है। आप काबुल गए, काबुल में आपने फिर अपनी लंबी चौड़ी बातें की जिसके लिए आप विख्यात हैं। रास्ते में आप रुक गए बिरयानी खाने के लिए, जिसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा। मेरी ये विनती है आपसे कि इस मैटर के ऊपर सारे देश के सभी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। हमारे प्रवक्ता जी ने भी इस बात के लिए कहा कि ये ऐसा मुद्दा है जिसके लिए कांग्रेस सदैव तैयार है। आज पीछे भी साहब ने उस बात को कहा था, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की थी जब क्रिकेट की बात के ऊपर बहुत जोर शोर उठाया जा रहा था, तो साहब ने ये कहा था कि हम इंग्लैंड के लोगों का खेल क्यों खेलते हैं। बड़ी बात थी क्योंकि वो व्यवस्था को समझते हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया
मेरे पास अखबार की कटिंग है जी। कि मैंने मोदी जी को नहीं बुलाया, मोदी जी मेरे पास आए। कोई मौका नहीं था, उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पहुंच गए, उनकी नाती के सिर पे हाथ रखने के लिए पहुंच गए। मैं उनकी कार्यशैली पे सवाल उठा रहा हूं, उनके कर्म पे सवाल नहीं उठा रहा। आप सुबह वहां जाकर कहते हैं कि पड़ोस में ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं, ये जो आतंकवाद फैल रहा है, इसको रोकना होगा, पड़ोसी के साथ कठिनाई करनी होगी, और आप उसके कुछ ही क्षणों के बाद वहां बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। देखिए, ये देश इस बात को समझता है। जी। आज जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, संजय जी की मानसिकता ये बने हुए पार्टी के साथ ये कह नहीं सकते। दुख है, एक एक आंसू अगर आप देखें माननीय गृह मंत्री के साथ जी। उन बच्चों ने लिपट लिपट के कहा कि सैनिक के ही बच्चे क्यों मरते हैं, तो गृह मंत्री जी की भी आंख में आंसू थे। लेकिन नीति नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बात है। तो ये नीति कौन बनाएगा, कौन मिलकर लाएगा, बनानी होगी। कब बनेगी ये नीति? ये तय करना है, सरकार को तय करना है। 6 दशकों तक तो आप ही की सरकार रही, तब भी देखिए- नीति नहीं बन पाई। देखिए, जब बीच में ये एनडीए की सरकार बनी, तब भी नीति नहीं बन पाई। मैं- और फिर मोदी जी आए, तब भी नीति नहीं मैं बन पाई। आपसे विनतीपूर्ण निवेदन जी, करूंगा। जी। पी चिदम्बरम जी के हाथ में गृह मंत्रालय आया था, जी। उसके बाद देश में सुरक्षा बहुत हद तक बढ़ी थी। जिस तरह हमारे मान्यवर साहब ने ये बात कही हाँ। कि अमेरिका में एक बार इस तरह की घटना हुई और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जी, जी। आज आप जो पिछली बार कह रहे थे कि हम हमला कर देंगे, हम हमला कर देंगे, दोस्त, हमला कर देंगे नहीं, अपनी बाजुओं में इतना दम रखें कि शत्रु को लगे कि हमला होगा तो क्या होगा। नहीं तो ऐसा आप लोगों ने क्यों नहीं किया? क्या आपको- क्या आपको- उस दौरान बहुत से आतंकी वारदातें हुई। आप उस दौरान में जब भी देखिए, एक कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का चलिए व्यक्ति, अनिसपाल जी, इस पर आपसे बात होगी, लेकिन इस बीच इरफान शेख साहब हमारे साथ हैं। इरफान जी, आपको भी ये लगता है जैसा संजय जी कह रहे हैं, उपाध्याय जी भी इस बात को कह रहे हैं, और एक दूसरे नजरिए से कांग्रेस के हमारे जो सहयोगी हैं, जो गेस्ट हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं, आप सहमत हैं कि वाकई में जो केंद्र सरकार के वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोताही और चूक का मामला है, और कहीं ना कहीं जो बार बार हम कहते हैं वो स्ट्रेंथ नहीं है चीजों को इम्प्लीमेंट कराने की। तो मैं इस शब्दों में बातें करते हैं। और एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी इरफान जी, जो बात अनीसपाल जी ने कही कि ये इनविटेशन नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं था, खुद ब खुद मोदी जी वहां गए, अपनी टीम के साथ पहुंच गए और फंक्शन अटेंड करके आ गए, इसको लेके जो उन्होंने कमेंट किया। आज भी मोदी जी की जो इनिशिएटिव है उसको मैं सैल्यूट करूंगा, उसको मैं गलत नहीं मानता। ये बार बार बिरयानी की बात बहुत ही ऊंची और छोटी बात होती है जी। सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता हूँ कि हेड ऑफ स्टेट है वो, और पूरे दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि अमन और चैन आया हो गोलियों से। टेबल में बैठना ही पड़ेगा आपको, किसी भी तरह के एनआरकी आप ले लें पूरी दुनिया में, जब तक लोग बैठ करके उस कोर इशू पे बात नहीं करते तब जी। तक नहीं होगा। मोदी जी गए, आई सैल्यूट हिम, एक ऐसे वल्नरेबल जगह में गए जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क था, वो वहां पे गए, उनके जिगर को मैं सैल्यूट करता हूँ। अब उस पे राजनीति होना, फिर ये कहना कि टेररिज्म के मामले पे, देश की सेफ्टी के मामले पे पॉलिटिक्स, यानी आप खुद पॉलिटिक्स कर रहे हो उस आदमी को ऐसे क्रिटिसाइज करके। नंबर एक, सबसे बड़ा जो फेलियर हमारे गवर्नमेंट का जो मुझे नजर आता है एज ए जर्नलिस्ट में, उस चीज को देखता हूँ, इंटेलिजेंस फेलियर रहा है 101%, क्योंकि काफी सारे विंग्स होते हैं, आपके बीएसएफ है, इंटेलिजेंस फोर्सेस है, आईबी है, ये पूरा सिस्टम जो वर्दी पहन के बैठे हैं, जो बिना वर्दी के बैठे हैं, आपके पास सर्विलेंस के इतने सारे चीजें, आप कहते हैं टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस है, आप कहते हैं हमारे पास ऐसा रॉकेट है जो मार्स में सबसे पहले पहुंच गया, तो आप सारी जो वो पैसे जो यूज कर रहे हैं, आप इसलिए क्यों नहीं यूज कर रहे? 4 लोग आए, 5 लोग, 10 लोग आए, पूरा सिस्टम खत्म हो गया। मतलब आप बीमार पड़ गए। इरफान जी, लेकिन उपाध्याय साहब ये कह रहे हैं कि पहले दिन हुआ तो समझ आता है, दूसरे दिन भी स्थिति इतनी बुरी है। इट मींस योर इम्यून सिस्टम इज डैमेज्ड। आप बार बार नवाज शरीफ की तरफ क्यों उंगली उठा रहे हैं? आप अपनी बीमारी ठीक करो ना जी। आप अपने आप को डी वायरस करो, अपने आप को उसमें एंटीवायरस लगाओ। नहीं तो ये बीमारी कहाँ नजर आती है आपको? किस स्तर पर आप इसे देखते हैं? सरकार की बीमारी है या जो सिस्टम बना हुआ है, जो तंत्र है इसके लिए? जो पावर में है ये कांग्रेस, भाई ये लंबा चलता, कांग्रेस के रिजीम में भी ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत अच्छे टेररिस्ट अंदर नहीं आते, इन्फिल्ट्रेट नहीं करते थे, उस दौरान भी होता था ये जी, जी। अब भी हो रहा था, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हेड ऑफ स्टेट से दोनों मुल्कों के लोग जो मिलते हैं, बात करते हैं जी, वो कितने, उनकी सिंसियरिटी पे अब डाउट होने लगा है, क्योंकि आवाम तो मर रहे हैं दोनों तरफ, बोन ऑफ कंटेंशन। हिंदुस्तान में कोई परेशानी प्रॉब्लम होता है, खट से वो पाकिस्तान की बात करें, चुनाव की बात होती है पाकिस्तान में ऐसा कोई इशू होता है, फट से हिंदुस्तान के। इट मींस पाकिस्तान एग्जिस्ट बिकॉज इंडिया इज देयर।
इंडिया एग्जिस्ट बिकॉज पाकिस्तान इज देयर, और ये जो एंटी थ्योरी है दोनों कंट्री का, वही इनकी बुनियाद है। तो ये बड़ा एक अजीब सा, एक घिनौना सा चीज पॉलिटिक्स है, इसको खत्म करने की जरूरत है। Good. तो बहुत हो गया है ना। संजय जी, आपको भी लगता है कि ये इस मसले पर जो हो रहा है, और जैसे बार बार उपाध्याय साहब भी कह रहे हैं, अनीस पाल जी भी कह रहे हैं, और फिर इरफान जी भी इस बात को कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि जो दोनों तरफ के जो प्रमुख है उनकी इंटेंशन पे ही डाउट है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका, जी, सेना की विश्वसनीयता पे या हमारे यहाँ के सैनिकों की विश्वसनीयता पे जी, कोई भी व्यक्ति अगर सवाल उठाता है जी, तो बहुत ही गंदा काम है। दूसरी बात ये कि चाहे पुराना इतिहास देखिए चाहे आज का इतिहास देखिए, वो जो शेर होता है, जो मजबूत होता है, जो आत्मबली होता है, जो मन का सच्चा होता है, वही व्यक्ति दूसरे के यहाँ पर, जहाँ दुश्मन है, जहाँ खतरा है, जहाँ के लोग गंदी गंदी वारदात कर रहे हैं, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, ऐसी अपरिहार्य स्थिति में भी, झगड़े की पोजीशन में भी वो जाकर अगर हमारा प्रधानमंत्री जो हमारा सर्वोच्च सबसे, अगर वहां जाकर के बात करता है, तो सच में जो इरफान भाई ने कहा है कि उस सैल्यूट के लिए मैं पार्टी के नाते या संजय अग्रवाल हूं बीजेपी से, इस नाते ही नहीं, हर नागरिक के नाते, जिन फैमिलीज ने अपने बेटों की, अपने पतियों की शहादत देखी, उनको भी सैल्यूट करते हैं, उनको भी सैल्यूट करते हैं। को नहीं कह रही, वो ये कह रही है कि अब देश में प्रधानमंत्री हो, कोई हो, किसी पद पर हो, ये जो राजनीति होती है ना, तरीके से हमारे बच्चों को जब मरवाते रहेंगे तो क्या फायदा? ये देखिए, जो ये राजनीति होती ना, ये राजनीति उन लोगों को कंफ्यूज करती है जी, ठीक है ना। हाँ। मैं दूसरी बात ये आपको पहले भी कह चुका, जी, आज पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का कब्जा है, उसका पहला उसका जो काम करने का तरीका है। संजय जी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही कि आप पाकिस्तान की टेररिज्म पे आप 15-16 साल में भारत में क्यों नहीं इस चीज को देख पा रहे हैं कि पिछले 6 दशक हो चुके हैं, 60 सालों में भी आप इसको काउंटर ही नहीं कर पा रहे। सरकारें चेंज हो रही हैं, आप खुद सोच के देखिए, आप बार बार पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ क्यों नहीं देख रहे आप? क्यों आप ये नहीं मान लेते कि आपकी सरकार है लेकिन नहीं है कारगर? अगर इतने हमले हो रहे हैं, इतनी रफ्तार से होंगे, अफगानिस्तान में हो गया, उसके बाद एजाज 27 नवंबर को पकड़ा गया दिल्ली में पिछले साल मेरठ से, उसने बताया कि मैंने संसद की रेकी की, मैंने यहां की रेकी की, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने आईएसआई को डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो ये अपने आप में आपको नहीं लगता कि बहुत दहशत में, दिल्ली में, देश की राजधानी में आज की डेट में जो आदमी है, जब से समाचारों के जरिए या मीडिया के जरिए ये खबर चल रही है कि दिल्ली टेरर अटैक का सेंटर हो सकती है, प्लानिंग है, आप पूछे कोई भी आदमी जो मेट्रो से ट्रेवल कर रहा है, जो सड़क पे ट्रेवल कर रहा है, उसके जहन में यही है कि घर लौटूंगा नहीं लौटूंगा। और ये एक ऐसी मौत है जिस पर आप महज अफसोस के सिवा और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्लान नहीं है, ना आप बीमार थे, ना आपको कोई तकलीफ है, ये किसी ने बम प्लांट किया, आपकी सरकार नाकाम थी, इसलिए आपकी मौत हो गई। इसमें मैं एक बात कहूंगा, अभी इरफान भाई ने एक बात रखी है। संजय जी, आपसे मैं जरूर बात करूंगी। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे और न्यूज लाइन में इस पक्ष पर बातचीत हमारी जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।
इधर कारगिल में इतने मरे, वो कारपेट बॉम्बिंग करते, एयरप्लेन यूज करते, नहीं किया उन्होंने? नहीं किया। हाँ, वो टॉप पे बैठे थे, नीचे से जा रहे थे, उनको इजी था 800 लोग मारे गए, 800 से ऊपर। और भाई साहब राजीव साहब जी जाने के बाद इतना बड़ा मैंडेट मिला है बीजेपी को, आज ये कुछ भी करते हैं। कारगिल वाज अ बिग फेलियर, बहुत जवान मारे, रिक्वायर्ड नहीं, वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। आओ भाई, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लगातार हम अपने पैनल के साथ चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना कितना वाजिब या गैर वाजिब है। हमारे साथ संजय अग्रवाल जी बीजेपी से मौजूद हैं, आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अनीस पाल जी कांग्रेस लीडर हमारे साथ हैं और इरफान शेख पॉलिटिकल एडिटर चैनल 1 न्यूज इस वक्त हमारे साथ हैं। बात इस मसले को लेकर हो रही है कि जवाबदेही किसी की तो तय होनी चाहिए। और बहुत एक महत्वपूर्ण बात जो इरफान शेख ने कही ब्रेक से पहले, उन्होंने कहा कि दोनों ही मुल्कों में जब भी कुछ होता है, इलेक्शंस होते हैं या किसी को भी एक बड़ी अचीवमेंट या उपलब्धि चाहिए होती है, तो वो सीधे तौर पर दूसरे मुल्क को कहीं ना कहीं उस बंदिश में लाता है। जैसे भारत में अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज या बीजेपी के मुंह से भी सुना गया, कई बड़े नेताओं ने, खुद मोदी जी ने कई बार कहा कि पाकिस्तान या किसी भी ऐसे मुल्क को बख्शा नहीं जाएगा जो भारत को अच्छी निगाहों से ना देखता हो, जो भारत का नुकसान करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कांग्रेस का भी रवैया रहा, दूसरी पार्टीज का भी रहा। लेकिन मसला अब यह है कि सरकारें बदलने के बावजूद, इलेक्शन में इन बातों को कह के बहुत सारे वोट बटोरने के बावजूद चीजें क्यों नहीं बदलती और क्यों ये शहादत का सिलसिला अब भी जारी है। अगर इसकी फहरिस्त तैयार की जाए तो न जाने कितने ही सैकड़ों, हजारों और लाखों नाम इस शहादत में शुमार होंगे। और हर बार जब भी पड़ताल की गई, जब भी ऐसी चर्चाएं या बहस हुई, तो यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, करते नहीं काम या करना नहीं चाहते। क्या क्या आतंकवाद को खत्म करने का तरीका, इस पर अब तक कुछ सोच नहीं पाया हिंदुस्तान, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दूसरे ऐसे बड़े मुल्क हैं जो इस चीज से निजात पा चुके हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, जिन्होंने 1 या 2 या 10 बार ऐसी घटनाएं सही, तो 11वीं बार ऐसा कोई वाकया उन मुल्कों में नहीं हुआ। हिंदुस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं है, इसी पर बातचीत है। संजय अग्रवाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, जी आप कहें। देखिए, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूं जी कि पिछले 15-16 वर्षों से जो भी सरकार रही कांग्रेस की, हमारी, अभी जो इरफान भाई ने कहा कि हमारे सिस्टम में भी कुछ कमियां होती हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। जी, हमारे ये जो आर्मी होती है ना, इसको हर साल इसकी टेक्नोलॉजी, सिस्टम, फोर्सेस को हर तरह से परफेक्ट की पॉलिसी में काम करने की आवश्यकता रहती है। जी, मेरा ये भी मानना है कि पिछले वर्षों में आर्मी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। आर्मी के लोगों को, जवानों को जो टेक्नोलॉजी चीजें चाहिए होती है, जो हथियार चाहिए होते हैं, उतनी अच्छी मात्रा में दिए नहीं गए हैं। और उसको जब से बीजेपी आई है तब से हम देने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जो सौदे हैं, जो रुके हुए अच्छे सौदे थे, जो पारदर्शी सौदे थे, जिससे हमारी ताकत बढ़े, हमारी आर्मी की ताकत बढ़े, हमारी एयरफोर्स की ताकत बढ़े, हमारी नेवी की ताकत बढ़े, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बहुत एक अच्छी बात अभी आई है सामने कि हमारे भाइयों को, जिनको भाइयों को ये दुर्घटनापूर्ण तरीके से मार देते हैं, गद्दारी करके मार देते हैं, बगैर किसी अलर्ट के मार देते हैं, और घुसपैठिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, आतंकवादी हमारे यहाँ आ रहे हैं, मैं इसके जवाब में जरूर, मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर से हाथ जोड़ करके, अपने बीजेपी के होने के नाते, अपनी पार्टी है, मैं अपील करता हूं, जनता के नाते भी मैं अपील करता हूं कि, और अपने सैनिक भाइयों से भी, कि अब जब भी मौका मिले, पाकिस्तान के जो गतिविधियां अगर ये इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण चलती रही है, तो आप इनके बदले में, आपके टारगेट में पाकिस्तान का जो भी सैनिक आए, जो भी आतंकवादी आए, आपको मारना चाहिए। मैं खुद अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, इनकी भाइयों की शहादत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। इन भाइयों की संजय जी, क्या सरकारों को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए कि इन चीजों पर कोई विराम लग सके? जैसा उपाध्याय सर ने कहा था कि यहाँ जो फोर्स का आपका जो इलाका है, बड़ा सेंसिटिव जोन है, पठानकोट, आप 30 किलोमीटर दूर के महज बॉर्डर से, वहां क्यों इतनी सख्ती नहीं है? कैसे वो एंटर कर लेते हैं? कैसे ये आपने देखा नहीं? आप जाके देखिए, मैं बीच में गया था, कश्मीर, मैं कश्मीर का खुद पूरा दौरा करके आया था, मैं कश्मीर पूरा
पूरा कश्मीर मैंने घूमा है, कश्मीर का एक चीज मैंने घूमी है। वहां पे आज की तारीख में हमारे मुसलमान भाइयों के जितने परिवार रहते हैं, मैं ये अपील करना चाहता हूं भारत देश की सरकार से कि अभी ये मौका है, धारा 370 को खत्म कीजिए। अगर भारत देश को आगे बढ़ाना है, अपील की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस बात को एडमिट करें कि आपकी सरकार इन जगहों पर गलत है। नहीं, हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार बात कर रही है, मौका अगर ये बनेगा, स्थितियां ऐसी बनेंगी, हमारे लोग उनको मारेंगे और हम अटैक भी करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं। उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, इतना समय हो गया, किसी के ऊपर एलिगेट कर देना, आप एलिगेशन लगाना बहुत ईजी होता है, बड़ा आसानी से कोई भी आदमी काम कर रहा है उस पर आप एलिगेट कर दीजिए भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही थी या उन्होंने ये नहीं किया, भी आपने क्या किया। आप बताइए, आपके इतने जो वायदे थे और उसमें सबसे जो एक आकांक्षा थी, जो पब्लिक की भावना थी, वो मतलब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भारत देश अटैक करे? मैं एक आपसे छोटा सा प्रश्न सुन लीजिए, सुन लीजिए, पीएम आपका है, आप चाहते हैं? अरे मेरे चाहने से क्या होगा? मेरे चाहने से आप पाकिस्तान थोड़ा जा रहे हैं, ये आपके पीएम है, आपकी गवर्नमेंट है, आप जो चाहेंगे वो होगा। नहीं तो आप मेरे चाहने से नहीं होने वाला। आप इस घटना में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अटैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको करना है, वो गवर्नमेंट बुद्धिजीवी के नाते इस बात का मैंडेट देते हैं कि हमको अटैक करना चाहिए। मैं मैंडेट कैसे देता हूँ? आपको पब्लिक ने मैंडेट दिया, इतनी बड़ी। अरे पब्लिक ने मैंडेट दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अटैक कर करके अगर 100 उनके मरवाएंगे, क्या मतलब? संजय जी आपकी अपनी पार्टी जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला संजय। नहीं, उपाध्याय जी एक सेकंड। संजय जी मैं आपसे कहना चाह रही हूं, कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से युद्ध करना है। युद्ध कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता, किसी के लिए नहीं, दोनों पक्षों के लिए नहीं। और मुझे नहीं लगता कोई भी शख्स हिंदुस्तान में ऐसा होगा या पाकिस्तान में ऐसा होगा जो आवाम से हो और ये कहे कि युद्ध होना चाहिए। लेकिन हर एक शख्स ऐसा होगा हिंदुस्तान में जो कहे कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। अब ये दोनों के बीच का जो रास्ता है, ये जो थिन लेयर है, ये जो हेयर लाइन का डिफरेंस है, उसे बीजेपी रिमूव नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ा संशय है। आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है, ये सच है, कोई फैसला आप लें और आतंकवाद के मुद्दे पर को तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ ना आए तो उन पर सवाल उठता है। लेकिन शुरुआत तो आप करेंगे, इनिशिएटिव तो आप लेंगे। महज बयानबाजियों से काम नहीं चलना। इसी के साथ अब मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूं, मैं अपील कर रही हूं कि आप उपाध्याय जी की बात को सुन लें, एक बार उनके नजरिए को भी सुन लें। देखिए, पहली बात तो वंदना जी मैं आपको बता दूं जी, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो जी, आवाम बिल्कुल नहीं चाहता कि आपस में कोई युद्ध हो जी, लेकिन पॉलिटिशियनों को बेनिफिट है। और मैं ये मानता हूँ जी, चाहे पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपसी एक अंडरस्टैंडिंग में कह के चलूंगा कि हम हिंदुस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान का डर दिखाते हैं कि भी अगर एक हो जाओ नहीं तो ऐसा कर लो। तो वो एक डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी अंग्रेज जो छोड़ के गए थे वो उससे बाहर उस लाइन से वहां की पॉलिटिक्स भी नहीं निकल पा रही है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी नहीं निकल पा रही है। रहा संजय भाई कह रहे अटैक करने का, अटैक कोई जब मैं कह रहा हूँ आवाम नहीं चाहता है नहीं हिंदुस्तान, लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा। आपके घर में रोज रोज चोरी हो रही है या आपके घर में रोज रोज आतंकवादी आ रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपके हमारे लोग शहीद। सिर्फ श्रद्धांजलि मैं भी श्रद्धांजलि देता हूँ, मेरा भी दिल रोता है। उस सिपाही को पूछिए, उसके परिवार से पूछिए क्या गुजरती है। आप तो यहाँ कह के चले जाएंगे और देखिए वो एक छोटी बच्ची जब आपके होम मिनिस्टर को पूछती है कि सिपाही क्यों मरता है, क्यों मरता है सिपाही वहां पर? बिना एसएसपी मरा, ना कोई ऑफिसर मरता है, ना कोई पॉलिटिशियन मरता है, कोई नहीं मरता, सिर्फ एक सिपाही मरता है। और उसके घर की जो हालात होती है आपको दो संवेदना। और मैं ये जहां तक देख रहा हूँ किसी अफसर का बेटा या किसी पॉलिटिशियन का बेटा कोई नहीं, वो फोर्स में नहीं जाते, कौन नहीं भेजते हैं, वो फोर्स में नहीं जाते। होना चाहिए मैं कहता हूँ। प्रधानमंत्री का बच्चा भी चाहे मंत्री का बच्चा भी किसी का बच्चा हो उसके लिए मैंडेटरी हो, चाहे बॉर्डर पे लड़े, तब आपको उसका दर्द महसूस। और उसी दिन मुझे लगता है कि ये पॉलिसीज चेंज भी होंगी। इरफान शेख साहब आपकी इस बात से सहमत हैं? जी, आप बिरयानी खाइए, आप कहीं भी जाइए, आप कुछ भी बोलिए, क्यों आपका तो जा नहीं रहा, जा रहा है उस परिवार का जा रहा है। उनसे पूछिए जो बेचारे शहीद हुए हैं। मेरी तो आत्मा रोती है इन सबको देख के, एक लेखक होने के नाते, एक राइटर होने के नाते और एक जर्नलिस्ट होने के नाते। ये सब ड्रामा बंद करके अपने देश को सुरक्षित कीजिए, अपने जो आवाम है उसको महफूज कीजिए। ये नौबत ही ना है। इतना बड़ा इंटेलिजेंस, आप कह रहे हैं इक्विपमेंट नहीं था, अरे क्या इक्विपमेंट, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। वहां इतना बड़ा भाई इंटेलिजेंस का आउटपुट आपके पास था, फिर आपकी इंटरवेंशन सेकंड जो नंबर था भाई वहां पर नाहन में था। मिलिट्री का जो ऑपरेशन करता है वो वहां से पास में आ सकता था। मिलिट्री जब ऑपरेट कर रही है, हैंडल कर रही है, तब आप एनएससी को। तो ये इंटरनल बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के इंटरवेंशन डिसीजन मेकिंग में और एक आपस का कोऑर्डिनेशन। हु इज रेस्पॉन्सिबल? एक एसएसपी गाड़ी छीन ली गई वहां पर, क्या कर रही थी वहां पर गवर्नमेंट, क्या कर रहा था वहां पर तंत्र आपका? एक 5-6 आदमी आते हैं
और वो भी एक आम आदमी के साथ हो जाए। एसएसपी की गाड़ी को बोलो छीन लिया जाए, उस देश में क्या सुरक्षा होगी, क्या नागरिक सुरक्षित है और कहाँ जवान सुरक्षित है, कहाँ मजदूर सुरक्षित है? कहीं कुछ नहीं है, कहने के लिए बहुत कुछ है। ये सब चीजें नहीं चलेंगी, आपको कुछ न कुछ ये सब चीजें नहीं चलेंगी, ये बड़ा मसला है। इरफान शेख साहब, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें तो मैं सिर्फ एक ही बात ये कहूंगा कि बहुत ऑनर है, रिस्पेक्ट है हमारे आर्म फोर्सेस के, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सैल्यूट करता हूं मैं। और उनके लिए सिर्फ एक बात कहूंगा दुश्मनों से कि इतने बाजू, इतना स्तर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, जीतेंगे हम हर बाजी जब खेलेंगे जी जान से। मैं सहारा में था, कारगिल युद्ध हुआ, वहां के मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया कि हर आदमी को, सबको सैलरी में से इतना % देना पड़ेगा। किसी ने उफ नहीं कहा और सबने ये कहा कि थोड़ा ज्यादा और क्यों ना बढ़ा दिया जाए। तो एज अ जर्नलिस्ट मैं चाहता हूं कि ये इनिशिएटिव हम लोग भी लें और सारे मीडिया कर्मी लें, और जो पॉलिटिक्स में है वो अपने अपने एक दिन की सैलरी उन जवानों के लिए दे। और जरूरत पड़े तो सरहद में जाने के लिए मैं भी तैयार हूँ। अपना गर्दन में मैं पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आई मीन इट। एक एक ड्रॉप हम अपने भारत के लिए देंगे। और ये एक मुसलमान जर्नलिस्ट कह रहा है, ये कान खोल के सुन ले सारे आरएसएस और बीजेपी जो भी ये कहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं कहता हूँ, लेकिन इस इशू को बड़ा उठा करके बड़ा जहर फैलाया जा रहा है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, लेकिन जिस वक्त ये मैं अडवाणी जी के साथ था, उस यात्रा में था राम मंदिर वाले, उसमें मेरी बीट थी बीजेपी, इसलिए मैं उसको कवर करता था। लेकिन दिलों में दरार आ गया उस चीज से, और ये चीज बार बार नहीं होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर अब चुप है, जब भी कोई पॉलिटिशियन इस तरह की जहरीली बातें करते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनको भी अब बोलना चाहिए। मनमोहन सिंह की तरह वो चुप रहेंगे तो बड़ा, मनमोहन सिंह गलत नहीं है, ये सब जानता है। साहब, उन पर तो ज्यादातर एलिगेशन यही है कि वो बोलते ही हैं, करते कुछ नहीं करप्ट नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी में आप गूगल में उठा के देंगे सबसे बदनाम प्राइम मिनिस्टर में उनका नाम आ रहा है। तो इसी तरीके से मोदी जी को बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए और कमल हारने पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, देखिए न बोलना भी बहुत कुछ बोलना है और बहुत कुछ बोलना भी न बोलने के बराबर है। आप बोल रहे हैं उसका मतलब देखिए मैं आऊंगी आपके पास जी, संजय जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले अनीस पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए इरफान भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपने पिछली बार जो कहा वो मेरे मन को छुआ। और संजय जी, जिस तरह आप बहुत तेज तेज बोलकर दूसरों की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, ये मोदी फार्मूला नहीं चलेगा। अब बात रही इरफान साहब, दो तरह का आतंकवाद पाकिस्तान में पल रहा है। एक तरह का आतंकवाद तो वो है जिससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके लिए मैं पूरे मान और सम्मान से, पूरे मर्यादित तरीके से एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे, नवाज शरीफ जी भी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो आतंकवाद पाकिस्तान को जो सेकेंडरी है नुकसान पहुंचाता है, पाकिस्तान उसके ऊपर अटैक करता है, पाकिस्तान उनको फांसी देता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को लपेट लपेट कर एक मुद्दे की तरह कि हमें आक्रमण करना चाहिए, हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए पर टल जाते हैं। कल इस बात के ऊपर फिर हम एक नई बहस को लेकर बैठेंगे। जो इरफान भाई ने कहा उनकी बात बहुत आदरणीय है। मैं अपनी पार्टी का बहुत छोटा सा सिपाही हूं। मैं आपको वादा करता हूं इरफान भाई, मैं जो भी डेजिग्नेशन आपने मुझे, मेरी पार्टी ने मुझे दिया है, मैं भारत के सभी सांसदों को एक पत्र लिखूंगा और उनसे ये मांग करूंगा कि वो अपनी तरफ से पैसे को इकट्ठा करके हमारे वीर सैनिकों को दें, उनके बच्चों की तरफ देखें। और मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा ना हो कि मेरा सैनिक मरे तो वो मोदी की और कांग्रेस की बात ना करे, वो मेरा सैनिक मरे उसकी आवाज को मत दबाएं, बड़ी बड़ी बात ना करें, काम करें। और संजय जी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप, मुझे नहीं पता कि आप मोदी जी को किस स्टेज के ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बड़े से बड़े लीडर के पास एक कार्यकर्ता की हैसियत से जाता हूं। मैं अपनी बात रखूंगा और अगर आपकी पार्टी एक आधा % करेगी तो कांग्रेस आपके साथ खड़ी होगी, 99% आपके साथ खड़ी होगी, आपके लिए, देश के लिए खड़े होंगे हम लोग। बड़ा अच्छा लग रहा है आप ये सब बातें कर रहे हैं, बड़ी हैरत हो रही है कि इतने लंबे दशक तक 99% के राज किया है हिंदुस्तान पर और इतने दशकों में भी कोई खास काम नहीं किया इस मसले में। आप बार बार उस बात को उठाकर देखते हैं। आप पिछले राज में देखिए, अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, आपने माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करी। मैं बड़े खेद के साथ कहता हूं, जब से मोदी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पिछली बार हुआ था सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा सीज फायर टूटे, सबसे ज्यादा आक्रमण हुए, और 56 इंच के सीने की बात 12 इंच के सीने के बीच में आ गई। आप हमारा कोई भी नेता अगर ठीक बात करने की कोशिश करता है, आप अपने वॉलंटियर्स को उसके खिलाफ खड़ा करते हैं, उसके खिलाफ नारे लगाते हैं, क्योंकि आप लोग जन भावनाओं से खेल रहे हैं। संजय जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने प्रधानमंत्री जी को कहें कि काम करें, सिर्फ बात ना करें, क्योंकि अगली बार ये पक्की नौकरियां नहीं है, 5 साल बाद आपको चुनाव में जाना होता है दोस्त, और उस चुनाव में ये ना हो कि आपकी हालत दिल्ली की तरह और आपकी हालत बिहार की तरह हो। आप अपने राष्ट्रीय सचिव साहब को भी ये समझाएं कि वो चुनाव के अंदर जाके इस तरह की बात ना करे। वो बहुत बड़े राजनेता हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, कि अगर चुनाव में बीजेपी की सरकार को कोई परेशानी होगी तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। आप इस तरह के निंदनीय बयानों के ऊपर काम ना करें मेरे दोस्त। जी, तो अनीस पाल जी कह रहे हैं कि इस तरीके की निंदनीय बयानबाजी ना हो तो बेहतर होगा, ये तरीका खत्म होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, सबको मिलकर आतंकवाद के इस मसले पर एकजुट होकर एक साथ होना चाहिए। फोन का और इसी बीच संजय जी हमारे साथ हैं, संजय अग्रवाल बीजेपी से। संजय जी, अनीस पाल जी जैसा कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये फिजूल की बयानबाजियां हैं, और मनमोहन सिंह साहब का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं सरकार से। देखिए, कांग्रेस की बात जो करते हैं और हमारे भाई जज्बाती होकर के जो बात कह रहे हैं, देखिए भारत देश जो है ना, उसको बर्बाद करने का श्रेय जो है, जो आज स्थिति आई कि मुजफ्फरनगर आग में बैठा है, कई ऐसे देश के हिस्से हैं जो आग में बैठे हैं, ये सब बांटने का काम तो शुरू से लेकर अब तक देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ने किया है। भाई साहब, मैं आपकी और बात मैं ये दूसरी बात, अरे आप मुझे बोले दीजिए, आपके हाथ में आपका कोट, आपके अच्छे कपड़े, मुझे ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस ने आपको पहनाया, ये कांग्रेस ने देश बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने हमारे भारत देश को, हमारे मुल्क को। और दूसरी बात यह है कि 15-16 साल में कितने अटैक करके क्या क्या चीजें कांग्रेस ने कर दी, मैं इसमें प्रश्न करना चाहता हूं। हाँ, जो अच्छी बातें हैं, जैसे कि आपने उपाध्याय जी ने कहा, मैं इस बात को कहता हूं कि आज जरूरत है एक सख्त कानून हमारी आर्मी फोर्सेस की सुरक्षा के लिए बनाने के लिए, इंटरनेशनली बनाने के लिए, नेशनली बनाने के लिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। दूसरी बात, हमारे आर्मी के जो जवान शहीद हो रहे हैं उनके लिए मैं भी हाथ जोड़ करके समस्त मंत्रियों से लेके, सांसदों से लेके, विधायकों से लेके और जनता से, सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनकी फैमिली के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हमको करने की आवश्यकता है, जो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं, हमारी आर्मी ऐसी है जो हमारे देश को बचाती है हमेशा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर से मेरी पर्सनली अपील है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से हमारी पर्सनली अपील है कि आज जरूरत है, आज एक बहुत बड़ी जरूरत है कि इस पे जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए। एक आदमी भी मरता है ना, तो वो आदमी हमारे लाख आदमी के बराबर है। किसी भी एक भी आदमी की शहादत अब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कड़ा से कड़ा और सख्त से सख्त फैसला भारत देश के अंदर हमारी सरकार को लेना चाहिए, जिससे हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हमारी नेशनल रिलेशनशिप ठीक हो सके। दूसरी बात, ये जो कांग्रेस राजनीति कर रही है कि मोदी कच्चे हैं, मोदी बिरयानी खाते हैं, मोदी ऐसा करते हैं, मोदी खराब है, मोदी काम नहीं करते। मोदी जी जब से आए हैं, मैं एक बात सिर्फ इतनी कहता हूं, जितनी वो ट्रैवलिंग करके इंटरनेशनली अपना सपोर्ट सिस्टम बढ़ा रहे हैं भारत देश का, इतना ट्रैवलिंग करने में ही सबसे ज्यादा सीज फायर हुए हैं। अरे फिर आप मोदी जी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा देश में आक्रमण हुआ है, फिर आप उनकी फॉरेन यात्राओं को जोड़ते हैं। यही परेशानी है बीजेपी के लोगों के साथ। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेंगे, जो इनको आईना दिखाएगा उन पर चिल्लाएंगे। कांग्रेस ने तो बेच दिया अपनी पार्टी को दूसरे बाहरी मुल्कों के लोगों के हाथ।
आप बात मत करिए। संजय जी, बात अनीस मत पाल जी, करिए। मैं ये आपने चाहती हूँ- ताबूत मैं ये बेच चाहती दिए हूँ देश आप के, आतंकवाद की आपने मसले बात ताबूत कीजिए। बेच दिए देश के, आपने कहा बेच दिया। जी, जी, जी। यही प्रॉब्लम है आपके साथ, अनीस झूठ पाल जी, बात करना, अनीस पाल जी, आबकारी करना। अनीस पाल जी, और आप संजय जी, संजय जी, आतंकवाद जैसे सीरियस और सेंसिटिव इशू पर भी पॉलिटिसाइज करने से आप लोग भी नहीं बच रहे, और उपाध्याय जी वही बात कह रहे हैं। चैनल पर बैठ के देखिए, ऐसी गंदी बातें मत करिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश को बेचने की बात कहते हैं। आप बेच चुके देश को, बचा क्या देश को? देश को तो हम अगर बेचने देश को की बात बेच कर रहे चुके हैं। तो क्या आप बचाने की पाकिस्तान बात में कर बैठे रहे हैं? अगर हमने देश को बेच दिया तो क्या पाकिस्तान में बैठे आप हैं? पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? मैं बताना संजय जी, चाहता हूं। आप पाकिस्तान में बैठे हैं क्या? अनीस पाल जी, अनीस पाल जी, बनाना चाहते हैं इस देश को, आप बचाना चाहते हैं। आप एक बार उपाध्याय जी की बात सुनिए, आप एक बार उपाध्याय जी की बात सुनिए और तब आप ये शायद नहीं समझ पाएं सुनेंगे आपकी- जी, नहीं, इन्हें आप भी सिर्फ सुनिए। चिल्लाना है। अनीस पाल जी, आप भी सुनिए, आप भी चिल्लाना सुनिए, होगा, आप चिल्लाओगे संयम तो रखें, कोई संयम रखें। नहीं आप लोगों जी। ने। लेकिन एक चीज मैं बता दूं बोलिए, आपको, प्लीज बोलिए। आप कितना उसका राजनीतिकरण कर हाँ, रहे हैं मत कि करिए। आप चैनल पर बैठ संजय जी आपको कह रहे हैं मत करिए, अब तो शर्म करिए। अरे आप शर्म करिए। अनीस पाल जी, आपकी लैंग्वेज में लगा बहुत गंदी बातें मत करिए। बहुत संक्षेप में, बहुत आपके संक्षेप में अब मैं आपसे सीधे तौर पर ये पूछ रही हूँ। मेरा सवाल सबसे पहले इरफान जी आपसे आपको है, शर्म आनी चाहिए। आतंकवाद के इस मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार को या बीजेपी की वर्तमान सरकार को आपको लगता है इस देश की सरकारें फेल रही हैं? फेल ही कहेंगे, क्योंकि इन्फिल्ट्रेट अगर हो रहा है तो एक बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप लेने की जरूरत है। और इसमें जैसे अमेरिका ने किया, आप वो 9/11 के बाद आप देखिए दूसरा हमला हुआ। तो जितनी सिंसियरिटी अमेरिकन गवर्नमेंट ने रखा उस चीज को किया, वो इम्प्लीमेंट हो गया। वही चीज आप भी रखिए, आपका घर है ना, आपको सुरक्षित रखना है। इसमें आप पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, श्रीलंका को, नेपाल को, बांग्लादेश को कहने से क्या फायदा है? वेरी गुड। तो देखिए होता यही है, इरफान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दोष आरोप पड़ा। बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बड़ा आसान था, मैं देख रहा था दोनों में तो कांग्रेस बीजेपी के लड़ रहे हैं आपस में। अगर मेरे घर का एक भी आदमी शहीद हुआ होता, कुर्बान हुआ होता तो रोते, दर्द ठीक होता। बात है। आप रो रहे होते, आप बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात और सहमत मैं हूं। दोनों पार्टियों कहता हूँ, आप कितने संवेदनशील हैं। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा आज भी मैं देखता हूँ, जंतर मंतर पे एक्चुअल में लिखता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। कभी कभी ऐसे भी टाइम ध्यान से सुनिए संजय जी, आपको कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप सुन तो सुनिए ध्यान लीजिए, से। आप आपको सुनिए सिर्फ तो। सुनना है। आप सुनिए कितने तो। संवेदनशील हैं, संवेदना सबकी देखती हैं। ये कह देना मैं प्रार्थना करूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं चिट्ठी लिख दूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। यथार्थ के धरातल पे आइए, आप देखिए उनको वन रैंक वन पेंशन के लिए आज भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेंशन का मसला तो आप छोड़िए, मैं तो कह रही हूँ कि आतंकवाद में जितनी जानें हम गंवा रहे हैं, कई बार मासूमों की, कई बार जवानों की, और कई बार इस देश के न जाने कैसे कैसी हालात यहाँ पे बन जाते हैं। एक दिन नहीं, लगातार लगातार हो रहा है। और आप सिर्फ दोषारोप नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं जी, कर रहे। तो उपाध्याय जी, आपके कहने का मतलब है कि दोनों की गलती है या किसी भी सरकार की गलती है, वो इसको इम्प्लीमेंट जब तक करेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं बनेगी। देखिए, और इम्प्लीमेंट और अपनी जिम्मेदारी को आपको मानना चाहिए। जब आप देखिए आप क्या मानते करनी भी है। नहीं है। बिल्कुल। आप मान लो मेरे पीरियड में हो रहा है, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लेते भी नहीं। फ्यूचर में नहीं होने दूंगा। ये भी एसोर्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ना आप आश्वासन दे रहे हैं, ना क्यों एसोर्ट क्यों कर ये रहे नहीं हैं, क्यों और ये ना नहीं हो जिम्मेदारी सकता ले कि रहे हैं। प्रदेश के जो मुखिया थे या देश के जो मुखिया हैं, दोनों अपने अपने मंच पर खड़े होकर ये कहें कि हम शर्मसार हैं हमारी वजह से? Exact. क्यों ये संभव नहीं हो सकता? क्यों बादल जी वहां जाके ये कहते हैं कि ये होना था, वो होना था, और क्यों मोदी जी बस, कहते हैं कि बस, बड़ा बस, गर्व बस, महसूस हो रहा है, बड़ा ये जिम्मेदारी हो रहा है? निकालना है। कौन कहता है ये महसूस करने को? देश की जनता तो इस बात का इंतजार करिए कि आप कहें कि आपकी गलती है, और दूसरे अल्फाज जो आपके मुंह से निकले वो ये हो कि अब के बाद ये दोबारा होगा। एक भी सैनिक नहीं मरेगा, आतंकवाद बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होगा, संजय जी, infiltration आपको नहीं लगता है कि आपकी सरकार को या किसी भी पार्टी की सुधार की आवश्यकता है आतंकवाद के मसले को लेकर? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी से भी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर से भी, हमारे गृह मंत्री से भी मेरी संजय अग्रवाल की अपील है कि भारत देश का एक भी नागरिक आतंकवाद की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। भारत देश का एक भी सैनिक आतंकवाद की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। और हमें इतना सशक्त रहना चाहिए कि हम अगर सिर्फ घूर जाएं तो दूसरा दुश्मन देश हमारे नीचे आ जाए। हमें अपने आप को ऐसा सशक्त बताने की अब आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी से, इंटेलिजेंस से, ताकत से हम इतना मजबूत रहना है कि मुंह तोड़ जवाब दे सके। बहुत बहुत संक्षेप में आप भी मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जी जी, उपाध्याय जी, समय हमारे पास बहुत नहीं है। अनीस पाल जी से मेरा ही कहना है, आपका इस पर क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या होगा? मेरा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो सब दलों की बैठक बुलाएं और इसके ऊपर सबसे पहले बैठ के बात करें। मैं फिर विनतीपूर्ण स्वर में कह रहा हूं, मेरी आत्मा में दुख है उन सैनिकों के लिए
चिट्ठी लिखना और चिट्ठी डालना अलग शब्द है। कहा संसद मेरे नहीं चलने दे को रहे। अब आपके साथ यही परेशानी है भाई संसद नहीं साहब, चलने नहीं, आप अपनी यही बात करिए। परेशानी है बहुत आपके संक्षेप- साथ, बहुत संक्षेप में अनिस थोड़ा बहुत चिल्लाने वक्त है लगे। मेरे आपके पास। साथ यही अब चिल्लाने परेशानी लगे, है, संजय जी, संजय जी, आपके संजय साथ जी। यही परेशानी है। चिल्लाने लगे। अगर इनके प्रधानमंत्री जी। जी सर्वदलीय बैठक बुलाएं, जी बहुत समय तक हमने देश की सेवा की है, जी, इनकी तरह बातें नहीं की, इनकी तरह कहाँ चिराग अभी है? नहीं आप करी। सिर्फ मुद्दे की बात कहिए ना अनिस पाल जी, ये- कैसे कैसे हाँ, आपको लगता है सब विकल्प इन्होंने क्या होगा? भ्रष्टाचार किया, कॉमनवेल्थ से जाने कहा अब यही था परेशानी और ये है। संसद भी नहीं चलने दे संजय रहे। जी, संजय जी, यही उन बिल नहीं पास होने दे परेशानी रहे। है। आप देखिए थोड़ा सा हम आपको बरतना आप होगा। भी चलने दे रहे थे, जी संजय जी, जी। पैकिंग खत्म हो चुकी है, दोस्त बोलने दे, आप बुला के बात करें, सब दलों के साथ तो आपको बात लगता है कि करें। सर्वदलों की बैठक होगी बैठक और इस होनी बात चाहिए, पे कोई एक निंदा निचोड़ प्रस्ताव निकलेगा? होना चाहिए। जी, जी। और कांग्रेस ने बहुत सालों से देश की सेवा की है, कांग्रेस ने आप बहुत सेवा उनके की आपके विचार हिसाब भी से। लें और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी विचार भी लें, रक्षा जी। मंत्री जी के भी विचार बिल्कुल, लें बिल्कुल, और बिल्कुल। पाकिस्तान को जवाब दें बिल्कुल। और भविष्य में एक भी शहादत ना हो, इसका प्रयत्न इसका पूरे प्रयत्न देश किया की जाए। सब पार्टियां और करें। इसी के साथ बहुत मेरा बहुत सुनील, शुक्रिया आपसे कहना भी चाहती हूँ निवेदन आप है, सभी जय से। हिंद। आप सब आए, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। लगाओ फोन।